हमारा विषय जो है वो है बंगाल की वर्तमान स्थिति और उसके समाधान। 2 मई दीदी तो नहीं गई, लेकिन बंगाल की आत्मा जरूर मर गई। बंगाल जल रहा है, लोग मर रहे हैं। दुर्गा काली के देश में महिलाओं का, बच्चियों का मान मर्दन हो रहा है। लोग घर छोड़कर, यहां तक कि प्रदेश छोड़कर पलायन कर रहे हैं, लेकिन हम सब मौन हैं क्योंकि ये हमारे साथ नहीं हो रहा है। ये शांति, ये सन्नाटा कर्ण विदारक है। हम पिछली पीढ़ी को दोष देते हैं कि 1990 में जो कश्मीर में नरसंहार हुआ, आप सब चुप रहे। लाखों लोग पलायन कर गए, हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। आज फिर 2021 में फिर ये सब वापस घटित हो रहा है। आज भी सारा समाज चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। सुख दुख जन्म मरण सब तुझ पर निसार, तेरा हौसला तेरी हिम्मत थी मेरा श्रृंगार। तेरे आह्वान के आगे मुझे लगा अपना जीवन भी हल्का। मैं डरता रहा, मरता रहा, लेकिन तेरा एक भी आंसू ना छलका। ये एक बंगाली मानुष की समस्त भारतीय समाज के लिए एक संदेश है, और ये संदेश मेरी कुंठा का कारण है, मेरे दुख का कारण है, मेरे शोक का कारण है। लेकिन आज इस घड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान तुफैल चतुर्वेदी जी। आप प्रख्यात लेखक हैं, शायर हैं, ओजस्वी वक्ता हैं और प्रखंड राष्ट्रभक्त हैं। आप अपनी वाणी से देश को, समाज को सालों से जगाते आए हैं, और आज यही काम आप हमारे बीच फिर से करेंगे। तुफैल जी, आपका हार्दिक स्वागत है संवाद फोरम में। तुफैल जी, बंगाल में क्या हो रहा है, बताइए। बंगाल की समस्या के बारे में आपने जो बातें कही, मैं उससे थोड़ा असहमति व्यक्त करूंगा। हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे के सर पे नहीं टाल सकते। सारा भारत मौन है, इसका क्या मतलब है, मैं नहीं समझ पाता। भारत के पास अपनी बात कहने का तरीका क्या है? टीवी उसकी बात जितनी सुनाते हैं उतना वो सुना रहा है। अखबार उसकी छापते नहीं, एक तरफा होता है। आप अपनी तरफ से कुछ छपाना चाहें तो अखबार छापेगा नहीं। सोशल मीडिया अलबत्ता है, तो सोशल मीडिया पे तो बुरी तरह से लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारत नहीं बोल रहा है। और एक बात यह कि आप किससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो समाज का कार्य है, राष्ट्र का कार्य है, उसके लिए आप राज्य को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? राज्य का एक प्रोसीजर है। जैसे आप डॉक्टर हैं, किसी सर्जरी के लिए आप जाते हैं, बुलाए जाते हैं, या कोई पेशेंट आता है तो आप सबसे पहले काम कि उसके कुछ एक्सरे कराएंगे, कुछ टेस्ट कराएंगे, उसका ब्लड ग्रुप देखेंगे, और उसको ऑपरेशन की जरूरत है कि नहीं ये तय करेंगे। फिर ऑपरेशन के सारे प्रोसीजर तय होंगे, उसके लिए एक ओटी रखा जाएगा, वहां एक एनेस्थेसिस आएगा, वगैरह वगैरह सारे काम होंगे। पेशेंट और उसके लोग चाहते हैं कि अभी 5 मिनट के अंदर सारा काम हो जाए। कैसे हो जाएगा? एक प्रोसीजर है। जैसे नोएडा में कुछ लोगों ने, यहां पर एक दुष्ट था, बंगाल का ही था वो, और एक सज्जन थे सरदार जी, उन्होंने कुछ लोगों को मारा। वो पैसा वैसा उनके पास अच्छा था, वो पार्टियां करते थे। उस आदमी ने लोगों को मारा, लड़कियों को, बच्चों को। नोएडा हब है मीडिया का। यहाँ सारे बड़े चैनल जितने जी ये वो सब सारे यहीं बैठे, सोनी पोनी। उन्होंने एकदम से कि किडनी ट्रांसप्लांट का और लिवर का और फलाने का, किडनी कोई उठाकर यहां से यहां लगाने की चीज है? मजाक, मतलब मजाक समझते हैं। और एक 10 साल के बच्चे लड़के की किडनी किसी को उठा के ऐसे लगा दी जाएगी? मगर मीडिया यही कर रहा था। तो एक सिस्टम होता है। केंद्र सरकार के अधिकारी वहां पहुंचे हैं, उनके सामने कुछ बातचीत आ रही है, कुछ लोग गवाही दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जो भाग गए वो नहीं हो पाएंगे। मैं बिल्कुल ब्लंट आपसे पूछता हूं, जो राष्ट्र का करनी है वो राज्य कैसे करेगा? इस्लाम एक ऐतिहासिक, क्या मैं आपसे 15 मिनट इस विषय पर बात करने के लिए ले सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। एक बिल्कुल स्पष्ट समझिए, इस्लाम है क्या? आज से कोई 1500 वर्ष पहले, 1400 कुछ, मोहम्मद अरब में जन्मा। वो एक मूर्ति पूजा परिवार में था। कुरैश वहां की मूर्ति पूजा की व्यवस्था करने वाले लोग थे।
उसने घोषणा की कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं और ये उसके डूज और डोंट्स हैं। नमाज रोजा तौहीद, नमाज रोजा ज़कात हज, ये उसने 5 नियम तय किए। उसकी बात लोगों ने मानी नहीं। सौम्य, आप जिस शहर में रहते हैं उससे 2000 किलोमीटर दूर कोई बड़ा दावा करें तो लोग मान लेंगे, क्योंकि आपके इतिहास से परिचित नहीं है। मगर जिन गलियों में आप खेले हों, जिन लोगों की गोद से बड़े हुए हों, उनके बीच में आप दावा करें कि आप नेक्स्ट वर्तमान के जीसस क्राइस्ट है, कौन मान लेगा? आपके डूज डोंट्स अच्छे बुरे सब पता है, लोगों ने नकार दिया, जानते थे। अंततोगत्ता इतनी बुरी स्थिति हुई कि इसे मदीना भागकर जाना पड़ा, और वहां दैवयोग था। ये अरब का जो पूरा पेनिनसुला है, यहां पर कभी कोई बड़ी राजसत्ता नहीं रही है, कोई नियम नहीं रहे हैं। एक कंधे पर उसके पर्शियन एम्पायर था, कभी कभी हस्तक्षेप करता था, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर था। मगर यह पूरा एक क्षेत्र बिल्कुल ही अव्यवस्थित था। व्यापार करते थे लोग, उन पे लूटमार होती थी, सब होता था, मगर कोई सिस्टम नहीं था। मदीना में इसके हाथ रियासत लग गई। रियासत के बाद इसने मक्का और आसपास के कबीलों को मारा, लूटा पाटा। लूट पाट में हमेशा ये नहीं हो सकता कि आप आक्रमण करें तो आप ही जीत जाएं, हो सकता आप मर जाएं। तो जो जीत जाएंगे उनके लिए माले गनीमत, यानी जो भी लूट होगी, औरतें, बच्चे, ऊंट, जमीन, ये वो सब सारी चीजें। बनो खुरीजा का वाकया है कि वहां मिनिमम 600 और अधिकतम 1500 लोग मारे गए थे। और ये अली मौला अली करते ना ये ड्रामा, ये था इसके हत्या करने वाले लोगों में, जिन्होंने कत्ल किए थे, मारे गए थे लोग। ठीक, वहां उन्होंने चेक किया कि जिन लोगों के ग्रोइन पर प्यूबिक हेयर्स नहीं है, उन्हें छोड़ के सारे पुरुष मार दिए जाएं। आप कल्पना कर सकते हैं, नहीं, 12-13 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति मार दिया गया। इन सबको गुलाम बना लिया गया। वहां की सारी औरतों को लोगों के बीच में बांट दिया गया। जो लोग मारे गए उनके लिए था कि जन्नत में आपको हूरें मिलेंगी, गिल्मा मिलेंगी, शराब मिलेगी, वगैरह वगैरह, ये सारा। तो मूलतः जितनी, जिसे कहते हैं कि हमारे अंदर की कुंठित वासनाएं हैं, मनुष्य चाहता है। आप किसी भी बच्चे को देखिए स्कूल जाते हुए रिक्शा पे, आप पाएंगे जो तगड़ा वाला दूसरे के बाल खींचता है, नोचता है, पेन चुभाता है, वो कुत्ता बिल्ली होता है इसकी पूंछ खींचता है। ये पार्श्विक वृत्तियां हम सब में हैं। उन पार्श्विक वृत्तियों को लीगलाइज कर दिया और वो चिंतन का हिस्सा बन गया सारे संसार में। आप इसका खंडन नहीं करते, आपसे मतलब हम सब इसका खंडन नहीं करते। आप कल्पना कर सकते हैं कि 300 साल रोमन क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट्स इस्लाम से लड़े, मगर जो असली समस्या थी उस पर कभी प्रहार नहीं किया। 9/11 हुआ, अमेरिका ने अफगानिस्तान का बाजा बजा दिया, लाखों लोग मार दिए, सब पूरा बर्बाद कर दिया। ठीक, क्या हुआ उससे? अमेरिका सुरक्षित हो गया? नहीं हुआ। वहां बोको हराम खड़ा हो गया, आईसिस खड़ा हो गया, दाइश खड़ा हो गया, फलाना ढमाका, तालिबान मिटे, मगर कोई ना कोई आ गया। क्योंकि समस्या तालिबान नहीं है, समस्या वो चिंतन है जो नॉन मुस्लिम्स को मार देने को, कत्ल कर देने को उपयुक्त मानता है, जो उससे भिन्न विचारधारा है, उसको नष्ट कर देना चाहिए। क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। ये मानसिकता सब में चल रही है। यही मानसिकता कश्मीर से हमें निकालती है, यही मानसिकता हमको पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाती है, वहां से निकालती है। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, आप कल्पना करें कि इस चिंतन के भारत में 10%, 20%, 50% कुछ भी मानने वाले लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस्लाम, आज इस्लाम नाम दिया जाता है, बेसिकली इसका नाम है मोहम्मदनिज्म, यानी मोहम्मद की जीवन शैली को अपने जीवन में उतारना। मोहम्मदन है लफ्ज, मुसलमानवाद का अभी हाल का लफ्ज है। तो जो मोहम्मद के किए धरे को, और ये सब मोहम्मद ने खुद किया है, अपने जीवन में उतारते हैं। यानी 10%, 20%, 50%, 100% किसी भी मुसलमान का फर्ज है मोहम्मद बनना, यानी काफिरों को कत्ल करना। उस चिंतन को कभी चुनौती नहीं देते। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम जैसी बातें करते हैं, तो उसका परिणाम क्या आने वाला है और इसको करेगा कौन?
15 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़, 16 करोड़, 18 करोड़, कितने लोग हैं, ऐसा कुछ अनुमान है? भारत की सारी सैन्य व्यवस्था, एयरफोर्स, नेवी, थल सेना, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, पुलिस, ये वो सब मिलाकर 20 लाख नहीं है। 18 करोड़ से 20 लाख लड़ भी सकते हैं। ये समाज के करने का काम है, मेरे आपके करने का काम है। और हम कर क्या रहे हैं? वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, मैं निजी रूप से क्यों नहीं करता? ये मेरे करने का कार्य है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे के कंधे पर रखेंगे कि छप्पर उठा तू उठा, ऐसे कैसे होगा? जो लोग मैं सीधे प्रश्न करता हूं, कश्मीर के लोगों से भी पूछता हूं, और कई बार, और ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे से कह रहा हूं, कहना बहुत आसान लो, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे इतिहास को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं जीवन भर इस जीवन शैली को जीता रहा हूं, मैंने ये सब किया है। बंगाल का वो व्यक्ति जो भागकर आसाम चला गया, जिसकी बहन बेटी के साथ अनाचार हुआ, बंगाली मांस खाने वाले लोग हैं, मांसाहारी जाति है, सबके घर में छुरे हैं बकरा काटने के, सबके पास। और ये ध्यान रखिए, जितना भी अत्याचार हुआ है, इसके लिए कोई AK-47 नहीं आई है, स्टेन गन्स नहीं चली हैं, ग्रेनेड्स नहीं फेंके गए, लाठियों से, चाकू से काम हुआ है। तुम्हारे चाकू कहां थे? तुम चाहते हो तुम्हारे लिए दिल्ली लड़े, तुम्हारे लिए बंगाल लड़े, बंगाल के लिए असम आएगा? कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए कौन आएगा? कश्मीरी को अपनी बहन की, बेटी की, अपनी पत्नी की, अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपनी है? केरल से आएंगे लोग इसके लिए, मध्य प्रदेश से आएंगे लोग इसके लिए। मर क्यों नहीं गए? वो इनसे ही पूछ रहा हूं, मर क्यों नहीं गए? जूझे क्यों नहीं? भारत सरकार क्यों नहीं करती? इसका क्या मतलब है? भारत सरकार का एक सेट प्रोसीजर है। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को हम कब तक दूसरों को सौंपते रहेंगे? और बंगाली परमवीर लोग हैं। बंगाल का जब विभाजन हुआ था, अंग्रेजों ने विभाजन किया था और पूरा जो बांग्लादेश बना, ये सारा इस्लामिक क्षेत्र अलग कर दिया था। इतना भयानक आंदोलन बंगालियों ने किया था कि बंगाल से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा था, न भूतो न भविष्यति। ये पराक्रमी लोग हैं, इनके नेता कार हिजड़े बन गए और उन्होंने उन हिजड़ों को अपना नेता स्वीकार कर लिया। आप कल्पना करें, पाकिस्तान का विभाजन, भारत का विभाजन 2 भागों में हुआ। बंगाल इधर कटा, उधर पंजाब कटा, बाकी तो पूरा सिंध चला गया, बलूचिस्तान पूरा चला गया वगैरह। बंगाली में 4 किताबें नहीं है इस बात की कि हमारे साथ क्या गुजरा। जो लाहौर में हुआ वही ढाका में हुआ था, वही जैसौर में हुआ था, वही खुलना में हुआ था। मुंह में दही जम गया, जबान बिल्ली ले गई, कोई एक लफ्ज नहीं बोले। सारे के सारे बंगाल के जो लीडर्स हैं वो उधर से आए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। अपने आंसू तो जाहिर करते, अपने जख्म तो दिखाते। पंजाब ने लिखा। तो ये अपनी समस्या दूसरे के माथे मारने से बात नहीं बनने वाली, जूझना स्वयं पड़ेगा। और दूसरे जो आक्रमण कर रहे हैं उनके 8 हाथ नहीं है, वो भी मेरे आपके जैसे ही लोग हैं। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, वीरता का कोई विकल्प नहीं है, जूझना ही पड़ेगा। अगर आप जूझ नहीं सकते तो मर जाइए। मैं ये पूछता हूं कि जैसे मैं अपने आप को उदाहरण से कहता हूं, मैं इस्लामियों की दृष्टि में हूं, मुझ पर संकट है, ठीक है, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? 60 वर्ष की आयु में मर गया, नहीं मरूंगा तो क्या होगा? 1500 साल जिंदा रहूंगा। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, विक्रमादित्य हूं कि पूरा मौर्य साम्राज्य नष्ट हो जाएगा? धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए प्राण देने को, इसके लिए क्या कोई विदेश से आएंगे लोग? वीरता का कोई विकल्प नहीं है। और एक सूत्र वाक्य, वीरता और कायरता छूत के रोग हैं दोनों। एक सेनापति भारतीय सेना को जिता सकता है, 2 भागते हुए सैनिक पूरी सेना का मनोबल तोड़ सकते हैं। आप वीर हैं तो स्वाभाविक है वीरता करेंगे, और नहीं है तो दिखावा कीजिए, एक ही प्रभाव पड़ता है, एक ही परिणाम आता है। दूसरों से अपेक्षा करने का क्या मतलब है? इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, ठीक बात। और जैसी देवी वैसे पुजारी, भाजपा के लोग कहां से बने हैं? आप वीरता कीजिए, वो बिल्कुल चक्रवर्ती बनकर सामने आएंगे। आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वहां से कोई आदमी दिल्ली से आकर, उसके पास क्या है? वो कमांडो फोर्स चलाता है, उसके पास ग्रेनेड है, उसके पास टैंक है, क्या करेगा?
प्रोसीजर है, उन्होंने कर दिया कि अधिकारी भेज दिए, आईएएस अधिकारी वहां रिपोर्ट ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब उनको गवाही देने वाले, बात करने वाले असम में भाग गए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे साथ, ये तो कर सकते हो कि, और ये स्वाभाविक है, कानूनी व्यवस्था है कि जो भागकर असम में आ गए वहां एफआईआर कराओ। वो नहीं आपकी बात सुनते तो कोर्ट में जाओ। मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मैं नोएडा से भागकर रायपुर पहुंच गया, तो रायपुर में मैं अपनी समस्या के समाधान के लिए एफआईआर करा सकता हूं, कानूनी बात है। कुछ तो करो। बोलेंगे नहीं तो कैसे हो जाएगा? भगवती काली के उपासक, हर घर में शस्त्र, क्या हो गया है? प्रतिशोध नहीं लेंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे। मुझे अपने घर में, घर की सुरक्षा के लिए, अपनी पत्नी, अपनी बेटे की सुरक्षा के लिए आतताई का, मेरे घर में घुसपैठ करने वाले का वध करने का कानूनी अधिकार है। मैं क्यों नहीं करता? तो ये दूसरों के करने का मामला नहीं है स्वामी जी, ये हमारे ही करने का काम है। जब तक हम खड्गहस्त नहीं होंगे, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये समस्या आपके घर में भी अब आज नहीं पहुंचेगी, 5 साल में पहुंच जाएगी, क्योंकि वो सब चीजों को ग्रसित करने वाली मानसिकता है। ये एक माफिया है जो सारे संसार पर हावी होना चाहता है। आप इसे चुनौती नहीं देंगे, फर्क क्या पड़ता है? ये हम उसके घर में लड़ने नहीं गए, हमने युद्ध को आह्वान नहीं किया, ये युद्ध हमारे घर में है, तो जूझना तो पड़ेगा। और मेरा इतना कहना है कि जिस ओपनिंग रिमार्क आपका जो है, मुझे लगता है कि आपको अपने उस बारे में विचार करना चाहिए। ओपनिंग रिमार्क आपका तथ्यों से विपरीत है। संपूर्ण भारत उद्वेलित है, चिंतित है, मगर भारत से अपेक्षा कीजिए कि आपका सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर दे। आप कुछ करें तो आपकी थाना कचहरी, आपकी पत्नी भूखी न मरे, आपका बच्चा भूखा न मरे, आपके घर के बिजली का बिल जाता रहे, इसकी चिंता भारत करेगा। प्रतिकार आप ही करेंगे। आपके प्रतिकार करने के लोग केरल से, पंजाब से, बिहार से लोग नहीं आने वाले, वो आप ही को करना होगा। तुफैल जी, आपको नहीं लगता कि जो अभी जैसा कुछ मैंने कहीं रिपोर्ट्स में पढ़ा, तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये पार्टियों के बीच की कला है, और जो विजयी पार्टी है वो जो पार्टी सेकंड आई है उसके कार्यकर्ताओं को मार रही है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी कि जो नरसंहार हो रहा है वो धर्म के आधार पर हो गया है। तो जो विशेष वर्ग वाले इस्लामी हैं वो तो अब टीएमसी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को भी मार रहे हैं बराबर, जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी मार रहे हैं। आपका क्या इस विषय पे क्या सोच है आपकी? आधी बात आपकी ठीक है कि वो इस्लाम के आधार पर, क्योंकि उनके मन में बिल्कुल स्पष्ट है, कताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, काफिर वाजिबुल कत्ल, काफिर को मार देना आवश्यक है, ठीक है, वो उस मानसिकता के। मगर वो सीपीएम के लोगों को मार रहे हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के लोग को मार रहे हैं, इससे मैं असहमत हूं। इसलिए कि तृणमूल कांग्रेस में जसवंत सिंह जी के इलेक्शन में, जब वो आखिरी इलेक्शन वहां से आप जब वो सिलीगुड़ी से, दार्जिलिंग से लड़े थे, मैं वहां था और वहां प्लेन की सीटों पर था। स्थिति इतनी खराब थी कि जो भाजपा का पार्टी प्रेसिडेंट था वहां का, वो अपने स्कूटर से आता था, कार्यालय के बाहर गाड़ी खड़ी करता था, फिर वो बैज निकालता था और बैज लगाता था, भाजपा को बिल्ला लगा के, फिर ऑफिस में आता था। वापस लौटता था तो बैज उतार के जेब में रख लेता था, उसके बाद स्कूटर चला के जाता था। बैनर लगाने वाले, पोस्टर लगाने वाले नहीं मिले। दिल्ली से, यूनिवर्सिटी से लोग बुलाए। सीपीएम का, पुलिस का मतलब सीपीएम, म्युनिसिपल बोर्ड का मतलब सीपीएम, दुकानदार का मतलब सीपीएम, हर व्यक्ति सीपीएम था। वो सारी की सारी गुंडागर्दी शिफ्ट हो गई ममता में। तो तृणमूल कांग्रेस के लोग, उन पर अगर प्रहार होगा तो पुलिस, ये वो सब सारे के सारे टूट पड़ेंगे। आप, और उन्होंने तो चुनाव के समय ही कहा था कि केंद्रीय बल कब तक रहेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट, और ये वैश्विक समस्या है। आज से 4-5 साल पहले
सीरिया के, इराक के लोहे के पिंजरों में बंद करके पेट्रोल डाल के जिंदा जलाए जाते लोग, कटर से, चाकुओं से, तलवारों से, कुल्हाड़ियों से काटे जाते गले, इसके सैकड़ों वीडियो आए थे। जहां ये हो रहा हो वीडियो वहां कौन बनाएगा, किसके पास? वो खुद ही बनाकर आतंकित करने के लिए ये वीडियो डालते थे। अभी हो क्या रहा है, ये जो राष्ट्रवादी तथाकथित सोशल मीडिया के राष्ट्रवादी हैं, वो ऐसे वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। यही तो उनका लक्ष्य है, कायरता का प्रसार हो, भाजपा और हिंदू डर जाएं उसी का, और फटाफट 300 लोगों को व्हाट्सएप कर दिया। इससे क्या होगा? आप तो डरे ही, दूसरे को और डरा रहे हैं। वीरता का काम क्यों नहीं करते? वो जो काम कर रहे थे, एक देखिए, भारत में जो गालियां हैं, जितनी मादर पिदर है, ये सब दरी भाषा से आई हैं, इस्लामियों के साथ आई हैं। भारत के किसी पुराने इतिहास में कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं है, कहीं भी गाली नहीं है। किसी संस्कृत जिससे सारी भाषाएं आई हैं, उसमें शठ, पामर, दुष्ट टाइप के कुछ शब्द हैं। इनको संबोधित जिससे किया जाए उसका पंडित होना आवश्यक है, वरना समझ में नहीं आएगी। ये जो देसी गालियां हैं, उसका कारण क्या है कि आपको आतंक बैठाना है, तो आप हर वक्त तलवार भांजते हुए तो फिरेंगे नहीं। कभी सब्जी लेने भी जाएंगे, कभी और काम के लिए भी जाएंगे, उस समय हथियार भी नहीं है, तो भी दबदबा बन रहा है तेरी, इसके लिए गालियां हैं। इस मानसिकता को समझिए। इस मानसिकता को जब तक चुनौती नहीं देंगे, बात कैसे बनेगी? 15-20 लोगों ने आकर घर तोड़ दिया, 4 लोग घर तोड़ रहे हैं, आप घर छोड़ के भाग गए, इसलिए घर टूट रहा है। आपके घर की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? सीआरपीएफ की, मिलिट्री की? ये सारी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कब लगती है कि मेरे घर में कोई दुष्टता हो गई, मेरे साथ कोई पाप हो गया, अन्याय हो गया, तो उस अन्याय की वो छान फटक करेंगे, 2, 4, 15, 10 दिन लेंगे, फिर वो जो उनकी नजर में अभियुक्त होंगे उनको पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, फिर एक अलग व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को सौंपेंगे। जिस क्षण ये घटना हो रही है, उस समय इसका प्रतिकार करना किसका काम है? मेरा। कानून मुझे अधिकार देता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो सीपीएम के साथ या ममता के साथ ये नहीं होगा, उसके कार्यकर्ताओं के साथ नहीं होगा, क्योंकि अभी बंगाल में ऐसा करेंगे तो हिंदू यूनाइट हो जाएंगे, और यूनाइट हो गए तो भुस भर देंगे, बांग्लादेश भाग जाएंगे सब। कोई बड़ी बात नहीं है, आप कीजिए। तो पहले भी हो सकता था, मगर होता कैसे? प्रशासन को, पुलिस को आदेश चाहिए होते हैं। केंद्रीय बल सब जगह डिप्लॉयड हैं। कैंटोनमेंट, बैरकपुर बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है, मिलिट्री वहीं बैठी है, कहीं और से आने की जरूरत नहीं। सीआरपीएफ जैसे पुलिस के प्रशासन बांटते हैं, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट बांटकर डीएम बांटता है। संपूर्ण भारत में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं पीएसी की भी हैं, सीआरपीएफ की भी हैं, आईटीबीपी की हैं, सबके पास है। उनको आदेश चाहिए ना, और आदेश पशुवत नहीं दिया जा सकते, जाओ और मार दो। ये जाओ और मार दो तुम्हारा काम है, मेरा काम है, आपका काम है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरे की तरफ देखते रहेंगे तो फिर यही होगा जो आज बंगाल में हो रहा है, पहले कश्मीर में हुआ। तुफेल जी, बंगाल का जो भद्रलोक है, आपको लगता है बंगाल की वर्तमान दुर्दशा में उनका भी कुछ हाथ है? भद्र, वो संपूर्ण भारत में कहीं ऐसा वर्ग नहीं है, ये इस्लामी देन है। बौद्ध पुरुष जी, आवाज नहीं आ रही? नहीं, थोड़ा विस्तार से बताएं, जो आपने अभी कमेंट दिया ना उस पे। ये जो इस्लामी देन है, भारत में बाहर से इस्लामी आए, ये अशराफ हैं, ये श्रेष्ठ लोग हैं, महान लोग हैं। इतिहास क्या है? सारे लफंगे, लूटमार करने वाले, डकैत, रेपिस्ट, ये सारे के सारे, जिन्हें ये सैयदों को और शेखों को अशराफ कहते हैं, ये सारे के सारे चंडाल। बहरहाल भारत में चूंकि जीते थे, इनका अधिकार था। फिर वो लोग हैं जो अर्जल कहलाते हैं, अखर कहलाते हैं, रजील। रजील का मतलब है कमीने। एक शेर सुन लीजिए, गलत को ते से लिख मारा तो इसे लिखा जाता है,
गलत को ते से लिख मारा, जुलाहा फिर जुलाहा है अंसारियों के लिए। तरक्की खाक अब उर्दू करेगी, जुलाहे शायरी करने लगे हैं। ये शेर क्यों कहे जा रहे हैं? भारत के जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जिन्हें ये रजील कहते हैं, पठान सैयद तो हैं कितने, ये रजील कहते हैं, तो मानसिकता है कि इनको छोटा समझना, इनको दबा के रखना। सोच भी नहीं सकते कि पठान की लड़की किसी में तो जी सब बराबर है उसमें, तो सिरे से बकवास है। नहीं, ये तो उनका यूएसपी है। मैंने 2 शेर सुनाए आपको, कोई शेर मुझ तक पहुंचा होगा जी। मैं तो मुशरिक हूं, काफिर हूं, वाजिबुल कत्ल हूं, मेरे तक आते आते तो जाने कितने हाथ लगे होंगे, फिर मेरे पास पहुंचा। जिसने कहा होगा उसकी मानसिकता क्या थी? जुलाहा फिर जुलाहा है, ये कौन कह रहा है? जिसे सैयद होने पर नाज है, फख्र है। तो ये 2 वर्ग कि हम ऊंचे हैं, ये छिछोरे हैं, घटिया है। रजील लफ्ज है, अर्जल है, हैकर है दूसरा लफ्ज। हैकर हकीर मतलब तुच्छ। ये मानसिकता रही। वही मानसिकता बंगाल की नवाबी से बंगाल के स्थानीय लोगों में आई है। भारत में कहीं ये नहीं कि हम महान हैं, ये छोटे। बौद्ध पुरुष आमी भद्द मतलब हम श्रेष्ठ लोग हैं और ये छोटे हैं, इसका क्या मतलब है? ये जो मानसिकता है, और ये सारी सारी वाहियाती आई है बंगाल की ढाका की नवाबी से। आपको ध्यान होगा, वंदे मातरम उपन्यास है, नहीं वंदे मातरम उपन्यास नहीं, आनंद मठ उपन्यास है जी। आनंद मठ उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी का कि बंगाल के नवाब दुष्टता करता था, उसके खिलाफ विद्रोह हुआ, सैनिकों ने विद्रोह, सन्यासी समाज ने, संतान दल उसका नाम है, उस विद्रोह को संभाला और उसको सबके साथ सबके विचार यही सही। अरे कोई कमेंट है, कमेंट मत दिखाइए, नहीं तो फिर मेरा विचार, मैं बात करना मुझे डिस्टर्ब करेगा। जी जी जी। तो उसको बंगाल का जो वहां का नवाबी थी उसको ढेर किया गया। अंग्रेजों का आवश्यक इंटरवीन करना आवश्यकता, चूंकि सन्यासियों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। मगर ये मानसिकता लगातार चलती रही, नवाबी अंग्रेजों के हाथ में आ गई, ढा दी गई, फिर भी वो वर्चस्वी रहे और 1947 में भारत का विभाजन हो गया। तो ये पूरा समाज जो सो कॉल्ड भद्र समाज था, जो पूर्वी बंगाल से सारी बांग्लादेश की, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं कि पश्चिम जो वर्तमान बंगाल है, इसको वो घोटी पुकारते हैं, लुटिया कहते हैं, वहां से आए लोग। यही कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं सारे के सारे, ज्योतिर्मय बसु एंड पार्टी सारे के सारे वहीं से आए हुए हैं। और किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला हमारे साथ ढाका में क्या हुआ, जैसौर में क्या हुआ। मैं बांग्लादेश गया हूं उधर के क्षेत्र में, इसलिए मुझे वहां की स्थिति मालूम है, लगातार लोगों के संपर्क में आज भी हूं। आप इस बात को समझें कि अगर आप समाज में विभाजन करेंगे, जैसे आप चौराहे पे एक जूता गांठने वाला बैठा है, निकलते समय आपने राम राम क्या हाल है नहीं पूछा, आपका कर्मचारी आपके सामने बैठ नहीं सकता, सफाई करने वाला, सड़क पे झाड़ू लगाने वाला राम राम नहीं कर सकता, आप उसे अपने से छोटा मानते हैं, उसे घटिया मानते हैं। तो जब आप संकट में आएंगे तो वो आपके लिए जूझेगा नहीं। और ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट डॉग्स के मुकाबले में कैटेगरी डॉग्स हमेशा कमजोर होते हैं। आपको अपने समाज को एक करना पड़ेगा। अगर आप उसका ख्याल नहीं करेंगे, आप उसके सुख में साथ नहीं है, तो आपके दुख में वो क्यों होगा? बंगाल में ये भद्र समाज जो है ना, जो कलकत्ता में शांतिपुर निकेतन वाली धोती पहन के और संगीत सुनने जाता है और वो इस प्रकार के विशेष प्रकार की सारी जीवन शैली जीता है, वो आम बंगाली से दूर है। वो आज भी इस घोटी बाटी मानसिकता में है, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को हम अपना नहीं समझते, उसे एहसास नहीं कराते। कभी ध्यान आया आपको कि आपके घर में सफाई करने वाली आने वाली जमादारिन
चाची कैसी हो, बुआ कैसी हो, कभी कह के पुकारा? नहीं पुकारेंगे। और योद्धा है वो, संपूर्ण समाज जूझने वाला है, तो वो आपके कष्ट में सामने नहीं आएगा। समाज को एक करने के लिए कुछ आपको नियम तय करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। ये बंगाल में एक बड़े पैमाने पर बहुत खराब बात है। ये जो राय चौधरी वर्ग था, जमींदार लोग, बड़े लोग, इन लोगों ने अपने समाज को, अपने साथियों को साथी नहीं माना। ये सब ईस्ट बंगाल से, उधर के बंगाल से जो भाग के आए, वो इस कारण से आए कि कभी भी जूझे नहीं और इसकी चिंता भी नहीं की। अपने गांव में 4, 6, 8 लोग मुसलमान बन गए। क्यों बन गए? उनकी समस्या क्या है? क्यों वो हमसे छूट गए? इसकी चिंता आज नहीं करेंगे। महमूद गजनवी के समय में अफगानिस्तान में कुछ 100 लोग मुसलमान बने थे, कुछ 100 लोग। आज कुछ 100 लोग बचे हैं। कैंसर का फैलना शुरू में ही नहीं रोकते तो ये बहुत दूर जाता है। बड़ी समस्या है। अपने इस वर्ग को, मेरे पास, मैं बड़ा हूं यानी मेरे पास धनी तो अधिक है भाई, दूसरा साइकिल पे चल रहा, मैं मर्सिडीज में चल रहा हूं, यही तो है। इतने भर से हम दूसरे को छिछोरा, घटिया समझने का काम, और ये काम भारत में इस्लाम ने बड़े पैमाने पे किया है। मगर फिर भी उनकी अपनी एक बात है, किसी दुख सुख में उनके आचार्य, उनके मुफ्ती, उनके इमाम हमेशा आवाज उठाते हैं। वो हमारे पास नहीं है व्यवस्था। उसका परिणाम है कि जब संकट आता है तो हम अकेले पड़ जाते हैं। संकट में हमको लगता है कि बंगाल में संकट है, केरल क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश क्या कर रहा है। जब मध्य प्रदेश का संकट था तब आपने क्या किया? ये तो एक राष्ट्र में हम भावना चाहिए, उस भावना का भाव है और उसकी व्यवस्था होनी ही चाहिए। तुफैल जी, बंगाल में 1905 में जब बंग भंग हुआ तो बंगालियों ने अंग्रेजों की खटिया खड़ी कर दी। 1911 में बंग भंग को वापस लेना पड़ा। जब डायरेक्ट सेक्शन डे हुआ 16 अगस्त 1946 को, तो गोपाल पाठा जैसे लोग जो नेता बनके या लीडर बनके जिन्होंने समाज का नेतृत्व किया, तो सोहरावर्दी को भागकर गांधी जी के पास शरण में जाना पड़ा कि हमें बचा लो बोलकर। तो अब बंगाल के समाज को क्या हो गया ये पिछले 50-60 सालों के अंदर? एक बात तो हमेशा ध्यान कीजिए, किसी भी राष्ट्र को स्वयं तेजस्वी वो नहीं बनता, उसको बनाने के लिए लोग जिम्मेदार होते हैं। इस्लामी राष्ट्र यानी इस्लामी समाज, ईसाई राष्ट्र यानी ईसाई समाज स्वयं कभी तेजस्वी नहीं बना। आचार्य, राजा, ब्राह्मण, शिक्षक, लोग इसे खड़ा करते हैं। गांधी के समय में हिंदुओं का नेतृत्व बहुत खराब लोगों के हाथों में चला गया और उसके बाद से, तब से अब तक इसमें बदलाव नहीं आया। राष्ट्रवादी दल, मैं सीधे सीधे नाम लेकर बात करता हूं, संघ, उसकी नीति है कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयं से कुछ नहीं छोड़ेगा। अगर संघ ही कुछ नहीं करेगा तो स्वयंसेवी क्यों करेगा? और कुछ हद तक ठीक भी है। स्वयंसेवक कोई अलग से कमांडो फोर्स तो बना नहीं रहे, समाज को ही करना पड़ेगा। ये बेसिक बात है कि नेतृत्व का काम, और ये अब हो पा रहा है, आज से 15 साल पहले संभव नहीं था। आप सौम्य पांडे अगर बात करना चाहते या प्रशांत कोटवाल जी बात करना चाहते तो कहां करते? अखबार छापता नहीं, क्योंकि कुछ छापने का मतलब तुरंत विज्ञापन बंद हो जाना। भाजपा की सरकार में दीनानाथ मिश्रा दैनिक जागरण में लिखते थे, साप्ताहिक उनका कॉलम आता था एडिटोरियल पेज पर। कांग्रेस की सरकार आ गई, रेलवे मिनिस्ट्री के मिनिस्टर बने ललुआ, उन्होंने एक भौं तिरछी की, रेलवे के 3-3, 4-4 पेज के विज्ञापन आते हैं। दीनानाथ जी तरस गए कि उनका एक लेख छप जाए।
ये स्थिति है। तो जो तेजस्विता चाहिए वो समाज निर्माण करता है। राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले लोग अलग होते हैं, वो हिंदुओं के पास नहीं है। मास्टर सूर्यसेन 20-22 लड़कों के साथ चिटगांव का पूरा अंग्रेजी शस्त्रागार अपने हाथ में ले सकते हैं। 4 दिन तक लड़ाई होती है। अंग्रेजी फौज का शस्त्रागार 20-22 साल के 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र लेकर कर सकते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के हाथी पर बम फेंकने के लिए कलकत्ता से लोग आ सकते हैं। वो तेजस्वी समाज ढीला कैसे पड़ गया? क्योंकि बम फेंकने के पीछे अरविंदो घोष थे, हट गए। हमेशा वीरता विकसित होती है समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों से। वो नेतृत्व करने वाले लोग ढीले हैं। और देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ब्लंट बोल रहा हूं, ठीक? एन मुमकिन है कि कल को ममता की तरफ से मेरे खिलाफ कोलकाता से एक एफआईआर दर्ज हो जाए। 4 पुलिस वाले यहां आए, यहां थाने में बात करें, वो 2 पुलिस वालों को लेके आ जाएं और मुझसे कहें कलकत्ता जाना, आप पे फलानी दहा है। मगर मैं सीधी बात कर रहा हूं कि मैं आज, और ये भी नहीं, इससे भी ज्यादा हो सकता है कि इस्लामी मार दें गोली, मगर अगर मैं आज नहीं मरूंगा तो क्या होगा? 2000 साल जिंदा रहूंगा। राष्ट्र और धर्म के लिए बलिदान होने का, वीर गति का के लिए कोई अलग से लोग आएंगे क्या? यह मामला राष्ट्र के सांसों का है। मेरी पुत्रवधू, मेरी पौत्री, मैं उसके लिए कौन सा भारत छोड़ के जाऊंगा? आज से 15 साल बाद मर जाऊंगा, इससे ज्यादा तो जिंदा नहीं रहूंगा। मुझे भविष्य के बारे में सोचना ही चाहिए। वो भविष्य जो अफगानिस्तान के हिंदुओं का हुआ, जो पंजाब पाकिस्तान के हिंदुओं का हुआ, वो भविष्य अपने भारत में छोड़ूंगा तो जूझना तो मुझे पड़ेगा। 47 में पेशावर में, लाहौर में ढोल बजा बजा के हिंदू लड़कियों पर बलात्कार करने के लिए लोगों को बुलाया गया। हिंदू लड़कियों के नंगे जुलूस निकाले गए। वो यहां नहीं निकलेंगे। इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। वो चाहे कलकत्ता हो या नोएडा हो या रांची हो या रायपुर हो, वो तो सबके साथ ऐसा हो रहा है, लगातार दबाव हो रहा है। इसके लिए हमको तैयार होना ही पड़ेगा, शस्त्रबद्ध हो। सावरकर जी ने बहुत पहले एक बात कही थी, उनका एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, जय स्तुते, बहुत सुंदर गीत है। सुबह के सुजन पूजिते, महान तेरी महान संतानें हैं, महान लोगों ने तेरा अर्चन किया है। अधम रक्त रंजिते, अधमों के रक्त से तू रंजित है। अधमों का संहार तो करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प ही नहीं है। आप सोचें कि नहीं हो सकता, असंभव है फिर बदलाव होना। तो दिस इज द ओनली वे आउट। तुफैल जी, मेरा आखिरी सवाल है। आज एक मैं आखिरी सवाल पूछे तो प्रशांत जी फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। जी जी जी। तुफैल जी, स्वामी विवेकानंद और अरविंदो जी को गए हुए लगभग एक शती बीत रही है, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि भारत को एक नए आध्यात्मिक आंदोलन की जरूरत है, वो तेजस्विता वापस प्राप्त करने के लिए? स्वामी विवेकानंद का नाम बहुत, कहां से आएगी? स्वामी विवेकानंद का नाम आपने बहुत गलत जोड़ दिया है। स्वामी विवेकानंद के मूल साहित्य को पढ़िए, अब तो उनके साहित्य से बहुत कुछ निकाल दिया गया है। स्वामी विवेकानंद ने सैकड़ों जगह इस्लाम की प्रशंसा की है, वो बिल्कुल भी राष्ट्र के कोई तेजस्वी नाम नहीं है। अरविंद है निश्चित रूप से राष्ट्र की चेतना के जो सही वाहक हैं, वो सावरकर हैं। अधम रक्त रंजिते कहने का साहस जिस व्यक्ति में है, वो है राष्ट्र की चेतना वाहक। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोशल मीडिया आज से 12 साल पहले जब हम लोग लिखते थे पांचजन में, तो मैं, शंकर शरण, बस तीसरा नाम नहीं था। आज हजारों लोग तैयार हो गए हैं। आप इस वीडियो को डालेंगे, 2 दिन के अंदर ये 50 चैनलों के पास अपने आप को डाउनलोड करेंगे, लगा देंगे। सैकड़ों जगह तैयार हो गई है। उसका कारण है
कि राष्ट्र की आत्मा तिलमिला रही है। हम अनुभव कर रहे हैं क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। हम इसमें बदलाव करना चाहते हैं। एक हमारा घोष है पुराना, धर्म की जय हो। अगला क्या है? अधर्म का नाश हो। धर्म की जय अधर्म के नाश के बिना नहीं हो सकती, ये सब समझ रहे हैं। मगर सबकी समस्या क्या है? तू कर, मैं अभी आया। ऐसे तो नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। वो तू कर अकेला पड़ जाएगा, उसके साथ खड़े होइए। और अगर कोई कर देता है तो उसकी व्यवस्था कीजिए। ये राजनीतिज्ञों से जो अपेक्षा की जा रही है, राजनीतिक बेसिकली हमारी बात के हिसाब से अपना पल्ला बदलते हैं, चेहरा बदलते हैं। आपको ध्यान होगा अलवर में पहलू खान अकबर खान मारा गया था। मोदी जी का स्टेटमेंट था ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, मारने वाले। यही जब चुनाव आया उत्तर प्रदेश में तो इन्होंने क्या कहा? पासी जी का जिक्र किया, जिन्होंने महमूद गजनवी के भतीजे सालार मसूद के टुकड़े कर दिए थे। उसका पक्ष लिया। क्यों? अब उनको दिखाई दे रहा है कि इससे लाभ होगा। उनसे उम्मीद मत कीजिए, वो आपके हिसाब से बोलेंगे। अभी बंगाल में आप सिक्का पलट दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखिए, हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंख में तीर लगा था। क्यों लगा था? चूंकि सेनापति, राजा, वरिष्ठ सेनानी, इनको शिकार बनाने के लिए अलग से टुकड़ियां रहती हैं। सारा युद्ध का परिणाम पलटा जा सकता है। तो दुष्टों के, शत्रुओं के सेनापतियों को, उनके आचार्यों को निशाना बनाओ, 4-6 को बनाओगे, सब पलट जाएगा। करो तो यही सारे लोग जो आज आपके पक्ष में ढीले बोल रहे हैं, यही सन्नत हो जाएंगे। करना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं है। और बिल्कुल तय समझिए कि आप स्वयं ही करेंगे। आपका सपोर्ट सिस्टम बाहर से हो सकता है, मगर बाहर के लोग आकर मतलब फाय फाय कर रहे हैं, बेटे हाय हमें बचा लो, इससे क्या होगा? मर जाओ, प्राण दे दो। 2000 साल जिंदा नहीं रहोगे, कायरों की तरह इधर उधर छिपके। जूझोगे, राष्ट्र तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। प्रशांत जी। जी जी तोफैल जी, ये जो अब बंगाल में चल रहा है, क्या इससे यह प्रतीत होता है कि इसी प्रकार की हिंसा करके देश भर में लोकतंत्र का गला घोटा जा सकता है भविष्य में? एक प्रकार से बंगाल में जी 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 कोटवाल जी, लोकतंत्र कोई विषय नहीं है। लोकतंत्र को डाउन करने के लिए नहीं हो रहा है। ये भारत की आत्मा को, भारत के मूल चिंतन को, भारत की परंपरा को नष्ट करके इस पर अरबी मानसिकता, माफिया चढ़ाने का कार्य हो रहा है। आपको लग रहा है ये केरल में नहीं हो रहा, ये गुजरात में नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, बिहार में नहीं हो रहा। मैं उदाहरण से बात करता हूं। एक ट्रेन के, आप किसी पेट्रोल पंप पे जाइए, एक 5 लीटर का कैन लेके कि इसमें पेट्रोल भर दो, आपको पता लगेगा कि वो पेट्रोल नहीं भरेगा। आपको किसी सूरत वो 1 लीटर पेट्रोल देने से ज्यादा नहीं देगा। ट्रेन जलाने के लिए 400-500 लीटर पेट्रोल अनायास नहीं मिल सकता। किसी संबंधित वैचारिक रूप से अनुकूल पेट्रोल पंप के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डीजल मिल जाएगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने पेट्रोल की व्यवस्था की, ट्रेन आ रही है, उसके इस डिब्बे को निशाना बनाना है। ये कहना कि उन्होंने फलाने रेलवे स्टेशन बदतमीजी की थी इसलिए ऐसा हुआ, बकवास है। पेट्रोल की 400-500 लीटर की व्यवस्था कई दिन पहले की गई होगी। हमले करने की व्यवस्था की किन लोगों ने की, और ये क्यों की? 50, 60, 70, 80 लोग मार दिए, इससे क्या होगा? होगा ये कि मन में भाव बैठे कि जब ये वैचारिक आक्रमण हो तो आप पीछे हट जाएंगे। इत्तेफाक था कि अहमदाबाद ने रिटेलिएट किया, और अहमदाबाद ने भी, सारे गुजरात ने कुछ नहीं किया। अहमदाबाद का बहुत छोटा इलाका है जहां से रिटेलिएशन आया है। ठीक, ऐसा कौन से क्षेत्र में नहीं हुआ?
मुजफ्फरनगर में 2 भाइयों को, सचिन और गौरव, की हत्या इस तरह से की जाती है कि उनके शरीर के हिस्से तसले में इकट्ठे किए जाते हैं, यानी हड्डियां भी काट डाली गई। ये कोई यही नहीं हुआ, कहां नहीं हो रहा। ये संपूर्ण भारत की आत्मा पर आक्रमण है। आप इसको इसी तरह से देखेंगे तभी इससे निपट पाएंगे, वरना निपट नहीं सकते। तो इसमें एक स्पष्ट है कि हिंदू प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, मुखरता खो चुका है हिंदू पूर्ण तरह से। और जब तक हम प्रतिक्रिया नहीं देते, और जैसा आपने कहा, हमें भी उसी प्रकार से सशस्त्र उत्तर देना चाहिए। और सावरकर जी का जो एक विचार था कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण, तो आज की स्थितियों में इस विचार का कितना महत्व लगता है आपको? हिंदुओं के सैनिकीकरण का मतलब क्या है? सैनिक क्या करता है? अपनी धरती की सुरक्षा और आक्रमण करने वाले का मानवर्धन। तो ये तो स्वयं ही करना पड़ेगा। इसमें सावरकर जी की इस बात में कहीं को संदेह हो ही नहीं सकता। स्वयं हमें तैयारी करना। मैं आपसे पूछता हूं, इस समस्या से लोहा लेना है तो आपके पास लोहा है? अगर लोहा नहीं है तो लोहा कहां से लेंगे? ये जो श्री राम जयराम का कीर्तन है, इससे क्या होने वाला है? हम 1300 वर्षों से युद्ध में हैं, और युद्ध करने के लिए हम किसी के घर नहीं गए। हमारी भूमि पर युद्ध है। हमारे मंदिर टूट रहे हैं, हमारे आचार्य मारे जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को यौन दासी बनाया जा रहा है, हमारी चीजों को लूटा जा रहा है। हम इससे क्यों नहीं जूझेंगे? मैं कहता रहा हूं कि लोग रोने के वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर रहे हैं। उस कमबख्त से मैं पूछता हूं, मर जा। छुरा तो है तेरे पास, एटलीस्ट बकरा काटने का नहीं, लौकी काटने का तो है। जूझता क्यों नहीं? आज नहीं मरेगा तो क्या होगा? हमें आइए बचाइए, इसका क्या मतलब है? आपके शहर में समस्या होती है, मेरे नगर में समस्या होती, तो मैं क्या उम्मीद करता हूं कि चंडीगढ़ के लोग, अब कोई वहां पर कमांडो फोर्स है कि 500 लोग आ जाएंगे? यह राष्ट्र की निजी समस्या है, प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है। इस समस्या, और अगर आपने पलट दिया, जरा सी भी मेहनत की, तो तय समझिए दूर दूर तक, क्योंकि ये चाहते 6 हाथ वाले लोग नहीं हैं, आतंक क्रिएट करते हैं और हमारे ही मूर्ख लोग इस आतंक को आगे बढ़ा देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, प्रयास कीजिए, असफल होंगे, क्या दिक्कत है? मगर जूझे बगैर कुछ नहीं होने वाला। दिस इज द ओनली वे आउट। जी, तो इसमें आप हिंदुओं को स्पष्ट संदेश ये देना चाहेंगे कि हर घर में हिंदू ने कम से कम एक ना एक शस्त्र रखना चाहिए आत्मरक्षा के लिए? नहीं, मैं ये नहीं संदेश देना चाहूंगा, ये गलत बात है। प्रत्येक घर में, अगर किसी घर में 13 लोग हैं, किसी घर में 11 लोग हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो 6 महीने का हो, उसके नाम का शस्त्र होना चाहिए, व्यक्तिशः शस्त्र होना चाहिए। एक नहीं चाहिए, हर व्यक्ति के लिए चाहिए शस्त्र, चाहिए। 1860 में शस्त्र, 1859 या 1860 में शस्त्र कानून बना, 1857 के बाद हमारे हाथ से हथियार छीन लिए गए। सिखों ने नहीं दी तलवार, पठानों ने शस्त्र नहीं दिए। ध्यान रहे, अफगानिस्तान ही भारत का हिस्सा था। नेपाल ने खुकरी नहीं दी, हमने क्यों दे दी? लाहौर अधिवेशन का जो कांग्रेस का प्रस्ताव है, उसमें है कि हमें शस्त्र वापस मिलें। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया, मैं इसको थोड़ा विस्तार से कहना चाहूंगा। हमारी सुरक्षा का दायित्व राज्य का है। राज्य हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहा, तो हमारे शस्त्र लौटाओ, हमको स्वतंत्र कर दो, हम हथियार ले सकें, हम देखें किसके बस का क्या है। किसी मानस हवा से सौंठ खाइए और उसे जनाए हम दे भुगत लेंगे। आप मुझे हथियार भी नहीं लेने देंगे, वेपन भी नहीं। लाइसेंस के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए डीएम और उसकी अमला खा जाता है, लाइसेंस फिर भी नहीं देता। मेरी फाइल 1.5 साल से पड़ी है, लाइसेंस नहीं देता।
डीएम दुनिया भर के ड्रामे करता है। अगर आप मुझे रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे लाइसेंस दीजिए ना, लाइसेंस नहीं दे सकते तो मेरे शस्त्र स्वतंत्र कर दीजिए, मैं निपट लूंगा सबसे। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं? व्यवस्था कीजिए। मगर बंगाल के संदर्भ में फिर कहूं कि लाठियों से मारने वाली और कि मामूली चाकुओं से मारने वाली व्यवस्था से निपटने के लिए हमको अपने आप करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, बंगाल में 14 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन हुआ। एक दिन के आंदोलन में इस्लामियों ने 10,000 हिंदू मार दिए। दूसरे दिन भी हुआ। बिहार की बहुत बड़े पैमाने पर लेबर काम करती थी, लोग काम करते थे बिहार में, बंगाल में, कलकत्ता में। खास एक जिला भागलपुर, और ये पूरा क्षेत्र लगभग यादवों का है, वहां दंगा हुआ। और इतना दंगा हुआ कि हिंदुओं पर कांग्रेस की सरकार ने हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई, दौड़ा दौड़ा के मार पेली। ठीक, जो भी हुआ, यही भागलपुर है जो बाद में अभी कुछ साल पहले लालू के जमाने में वहां दंगा हुआ। आप मेरा गला दबाएंगे तो मैं रिटेलिएट क्यों नहीं करूंगा? जहां मेरे बस का हो वहां रिटेलिएट करूंगा। आप मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते तो अपनी सुरक्षा का जो तरीका मुझे भाएगा वो मैं करूंगा। सीधी सी बात है, ये होना ही चाहिए। तुफैल जी, क्या गांधी के नेतृत्व ने भारतीय समाज की पौरुषता का हरण किया? आप क्या मानते हैं? देखिए, दोनों बात हैं ये। जैसी देवी वैसा पुजारी। हम ही तो हैं जिन्होंने सावरकर को नेता नहीं माना। हम ही तो हैं जिन्होंने गांधी को नेता माना। राज्य ने दुष्टता की। भारत का विभाजन अंग्रेज अपने माथे कलंक नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने मुस्लिम लीग को, जो राजनीतिक सफलता जिसको मिली थी, और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को यह प्रस्ताव दिया कि आप प्रस्ताव पारित करके दें कि भारत का विभाजन करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग ने कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गांधी शुरू से मौजूद था, ये प्रस्ताव गिर गया। सब लोगों ने विरोध किया। गांधी ने फिर लीपापोती की, भाषण दिया और ये कहा कि मैं ये कह रहा हूं, वो कह रहा हूं, सब अंडबंड बातें करके प्रस्ताव पारित कराया। पहली बार जिन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया, दूसरी बार उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया। कैसे? ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं, सारे के सारे चांडाल। जब पहली बार विरोध किया था तो गांधी के बोलने के बावजूद विरोध करना था। पौरुष की आवश्यकता पड़ती है। जूझिए, लगातार जूझिए। हमारा नेतृत्व हमारे हिसाब से होगा। सावरकर को अगर आप, और राष्ट्र बहुत कष्ट देता है, धर्म का पथ बहुत सरल पथ नहीं होता। अब इस बात को कोई टैली नहीं करेगा, स्वीकार नहीं। ये प्रशांत जी को क्या हुआ? नेटवर्क का प्रॉब्लम है लगता है। आप कंटिन्यू रखिए। मैं इस प्रश्न का उत्तर उनको देना चाहता था। बहरहाल, दो भाई काला पानी में, अंडमान में हैं। तीसरा भाई अलग जेल में है। कितना कष्ट भोगा होगा इन लोगों ने। इस परिवार की महिलाओं ने कैसा जीवन जिया होगा। महाराष्ट्र में बैकुंठ कहते हैं शमशान घाट को। हाँ प्रशांत जी, मैं चिंतित था कि आप कहां चले गए इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए। मैं सावरकर परिवार की महिलाओं का जिक्र कर रहा हूं कि दो भाई अंडमान में हैं, तीसरा भाई महाराष्ट्र की जेल में है, 3 महिलाएं हैं। शमशान को महाराष्ट्र में बैकुंठ कहते हैं। तो बैकुंठ में अंतिम पिंडदान होता है। जौ का, इसका उसका आटा देकर पिंड रखा जाता है। उस पिंडदान के आटे से जीवन चलाया है, उसकी रोटी खा के इन महिलाओं ने। धर्म कोई बहुत सहजता का मार्ग नहीं है। प्राण बहुत कष्ट उठाए जाते हैं। ध्यान करें, एक ब्राह्मण परिवार है, उस परिवार की महिलाएं जो पिंड शरीर पर, शव पर रखा गया है, उसकी रोटी बनाकर जीवन चलाएं। मगर धर्म का पथ है, राष्ट्र का पथ है।
मोक्ष का पथ है, महान जीवन है। जिन्होंने बहुत बढ़िया रोल्स रॉयस में, मर्सिडीज में जीवन जिया, पूना के वो लोग, उनमें न तो उनके पिता का किसी का नाम याद है, ना उनका नाम याद है, ना उनकी संतानों का याद है, सावरकर का याद है। यह है गौरव का पथ, यह है इतिहास में अमर हो जाने का पथ। बहुत कष्ट उठाए उन्होंने, बहुत दुखदाई जीवन जिया। यही गौरव की चीज है, यही यश का रास्ता है, यही मार्ग है। तुफैल जी, आसाम और बंगाल प्रदेश लगे हुए हैं। आसाम में जी, ये प्रशांत जी का नंबर नहीं था? अच्छा, जी जी जी, प्रशांत जी आपका फोन, आपका वो बंद है, माइक म्यूट पे। साउंड खोल लीजिए, और कुछ पूछना हो तो पूछिए, अन्यथा फिर मैं उस पर जाता हूँ। नहीं, आप सौम्य जी के प्रश्न सुन लीजिए। नहीं, आप बोल लीजिए प्रशांत जी, मेरे पास तो बहुत प्रश्न है। तुफैल जी को अपन फिर बुलाएंगे एक बार। नहीं, हाँ, आज मैं सारा कोर्स ही बदल दिया शुरू से ही मुझे। जो आप पूछने वाले थे वो सारे प्रश्न अलग छूट गए। खैर, मतलब इसमें जो अपनी शस्त्र वाली जो बात चली थी, उसमें 2012 में भी असम में ये दिखा, जो 2012 में बोडो सशस्त्र है, जिस प्रकार बोडो ने संघर्ष किया, उसके बाद बोडो पे इस प्रकार से मुसलमानों के हमले नहीं हुए। और ये कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कम पड़ रहे, जैसे आप बता रहे तो फिर जी, हमें आत्मरक्षा के लिए अपनी मानसिकता बनानी होगी, हमें मुखर बनना होगा, ये आप कहना चाहते हैं। लेकिन ये करे कैसे, ये मानसिकता बनेगी कैसे? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि अपनी आत्मरक्षा के लिए मुखर होइए, नहीं। आप पहल कीजिए, किसी का इंतजार मत कीजिए कि वो मेरे घर में मारने आएगा, घर में घुस के मारिए। वीरता का कोई विकल्प नहीं है, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। आप दूसरे का प्रत्युत्तर करेंगे, नहीं। उर्दू की एक कहावत है, जो पहले मारे सो मीर। जो आक्रमण करेगा, जो प्रारंभ करेगा, वो जीतेगा। आप अपनी राष्ट्र की चिंता करें, अपने धर्म की चिंता करें, अपने देश की चिंता करें। आप दूसरे के लिए वो एक्शन लेगा तो हम एक्शन लेंगे, नहीं। आप एक्शन लीजिए, लेना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। देखिए, अब 10 वर्ष का संघर्ष शेष रह गया है, बहुत समय नहीं है इस कार्य में, और इस कार्य में विजय के लिए अनिवार्य रूप से आपको पहल करनी है। वो जो आपके घर पर दौड़ कर आ रहा है, वो दौड़ के बांग्लादेश में घुस जाए, और बांग्लादेश भी छोड़ना नहीं है। ये राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, यहां का सारा समाज हमारा है। जो इस्लामियों ने भ्रष्ट कर दिया, उसको वापस लाना है। योजनाएं बचाव की नहीं बनानी, योजनाएं आक्रमण की बनानी है। और बहुत बड़ी बात नहीं, मैं कह रहा हूं, सेनापतियों को, नेताओं को सीधे पकड़िए, कोई बड़ी बात नहीं है। 4-6 लोगों में सारा काम सिमट जाएगा। वीरता और कायरता दोनों छूत के रोग हैं। कायरता दूसरे के हिस्से में धकेल दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न ले लेते हैं तुफैल जी, प्रशांत जी। एक व्यूअर का सवाल है, सवाल के उन्होंने कमेंट दिया है, फिर एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है, सबका साथ सबका विचार, अगर इस पंक्ति को लेकर आगे नहीं बढ़ा जाएगा तो अभी जो बंगाल में परिणाम आए हैं, वैसे परिणाम 2024 में भी आएंगे। आपका क्या कहना है तुफैल जी? सबका साथ सबका विचार का मतलब नहीं समझा मैं जी। मतलब जैसे जो स्लोगन है, मोदी जी बोलते हैं, वो सबका साथ सबका विकास है। हाँ, वही तो। इनका, हमारे व्यूअर का कहना है, सबका साथ और सबका विचार, सबका साथ दीजिए, सबका विकास कीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक राजनीतिज्ञ को यह करना ही पड़ेगा, इसमें कोई विरोध नहीं है। मगर आप इसका ध्यान रखिए कि सबका मतलब राष्ट्र प्रथम है। ये राष्ट्र किसका है?
बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीयता विकसित नहीं हुई है, चूंकि राष्ट्रीयता परिभाषित ही नहीं हुई है। मैं जब 7वीं में पढ़ता था, मेरे कोर्स में हैदर अली और टीपू सुल्तान थे, कोर्स की किताब में। क्योंकि 1857 या 1947 से पहले का जो इतिहास है उसका आधार क्या, कसौटी क्या है? जो अंग्रेज से लड़ा वो देशभक्त, जो अंग्रेज के साथ था वो देशद्रोही। चूंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ा इसलिए वो देशभक्त। इस हरामजादे ने एक एक दिन में हजारों हिंदू कटवाए हैं मुसलमान बनाने के लिए। इसकी अपने सारे आदेश उपलब्ध हैं। अपने सेनापतियों को आदेश, वहां जाओ, वहां के मंदिर तोड़ो, वहां के काफिरों को मारो। मगर चूंकि अंग्रेज से लड़ा तो ये देशभक्त हो गया। मुझे कैंसर नहीं है तो इसका मतलब मैं स्वस्थ हूं। स्वास्थ्य एक विधायक तत्व है। राष्ट्र किसका है इसका, इससे कोई सवाल नहीं है कि वो अंग्रेज से लड़ा या अंग्रेज से नहीं लड़ा। जैसे एक बहुत प्रतिष्ठित नेता, बड़ा नाम, अटल बिहारी वाजपेयी, उनका सावरकर जी पर बहुत सुंदर भाषण है, 1 आधे घंटे का। उसमें एक टुकड़ा है जिसमें वो प्लासी की लड़ाई पर बोल रहे हैं और बिल्कुल पूरे मूड में, प्लासी की लड़ाई में जितने लोग युद्ध भूमि में लड़ रहे थे उससे अधिक युद्ध भूमि के बाहर खड़े युद्ध का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राष्ट्र का भविष्य दांव पर था। होल्ड 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 हॉर्सेस। राष्ट्र का भविष्य, एक तरफ कौन है? ढाका का नवाब, दूसरी तरफ कौन है? अंग्रेजी फौजें। इसमें राष्ट्र कहां है? एक तरफ नया डकैत है, दूसरी तरफ पुराना डकैत है। ये राष्ट्र कहां से? आखिर राष्ट्रीयता की कोई परिभाषा होगी कि नहीं? 200 साल पहले जो हरामजादा आ गया वो राष्ट्र का हिस्सा हो गया? मूल प्रश्न पर विचार करेंगे कि नहीं, अन्यथा होगा क्या कि एक फिराक गोरखपुरी का शेर है, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, यानी भारत की धरती पर विभिन्न जातियों के समूहों के अक़वाम आलम, दुनिया भर की कौमों के फिराक, काफिले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया। ये धर्मशाला है, चूचू का मुरब्बा है। आप राष्ट्र को अगर परिभाषित नहीं करते तो अराष्ट्रीय कहां से तय होंगे? दिल्ली में आज कोई आ जाए तो उसे ये लगेगा मुगलिया पीरियड चल रहा है। अकबर रोड, शाहजहां रोड, तुगलक रोड, फिरोज शाह रोड, शाहजहां रोड, आपने भारत को क्या बना दिया है? मगर ये तब तक होता रहेगा। अटल जी गलत नहीं कह रहे, क्योंकि अटल जी ने जो कोर्स पढ़ा उस पर बात कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने थोड़ा सा आंखें खोल ली। सीधे सीधे बंगाल की जो ये लड़ाई है, और ध्यान रहे ये नवाब कौन था? जिसने रानी भवानी, जगत सेठ, अमीचंद सेठ, मीर जाफर के घर की औरतें उठवा ली थी। इस हरामजादे के खिलाफ हम खड़े होंगे कि नहीं? हमको अपना त्राता, अपना तारणहार अंग्रेज दिखाई दिया, हम उसके साथ खड़े हो गए। उसके बाद कलकत्ता जो छोटा सा गांव रहा होगा उसमें काली पूजा की सदियों बाद सार्वजनिक उपासना हुई, जिसमें डलहौजी खुद सम्मिलित हुआ। ये हम पर गौ मांस के टुकड़े फेंके जाते थे अगर हम जनेऊ पहन लेते थे। हमारे घर में अगर शंख की आवाज आती थी तो हमला हो जाता था। ये डॉक्यूमेंटेड है, लिखित है। तो हम ऐसी हर बात के विरोध में खड़े होंगे कि नहीं? सिर्फ इसलिए कि 200 साल से ढाका में नवाबी चल रही है तो वो राष्ट्र का हिस्सा हो गया। ये राष्ट्र क्या है, धर्म क्या है, इसका पूरा एक फ्रेम बनाए के बगैर ये बात नहीं बनने वाली। उस फ्रेम को जब बनाएंगे तो आप पाएंगे कि टीपू सुल्तान तो इसमें राक्षस ठहरता है, हैदर अली चांडाल बनता है। इनको बाहर करना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे और कसौटी ये होगी जो अंग्रेज से लड़ा, तो भैया अंग्रेज के खिलाफ जिसने नकली नोट छापे 1942 में वो भी देशभक्त हो जाएगा।
किसी की लुगा बीवी लेके भाग गया, वो भी देशभक्त हो जाएगा, क्योंकि उसने अंग्रेज का कानून तोड़ा। तो अंग्रेज के कानून तोड़ने से बात नहीं बनती, इसके नियम तो बनाने पड़ेंगे। ये एक बड़ी समस्या है जो इस देश में अभी तक, और राष्ट्रवादी दल भी जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी इस पर काम नहीं किया है। बिल्कुल स्पष्ट कि राष्ट्र मेरा है, मैं हूं उसका उत्तराधिकारी। आपको ध्यान होगा, आपका थोड़ा समय और ले रहा हूं, खुशवंत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था कि जाटों और गुजरों के बारे में उसने कहा कि इन्होंने मुगलों को भी तंग किया था, ये दुष्ट जातियां हैं। मैंने तभी प्रश्न पूछा था कि जाट मुगलों का के बाप का है हिंदुस्तान? ये धरती बेसिकली जाटों, गुजरों, राजपूतों, आप मेरी है। मुगल तो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, आक्रमणकारी हैं, इनसे अपनी धरती छीनना हमारा दायित्व है। 1857 में जो एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है विलियम डेलरिम्बल की, द लास्ट मुगल, अच्छा लास्ट मुगल जी, उसमें इसका उल्लेख है। अंग्रेजों ने जब कुटाई करी तो सब भागे मुगल निकल के, तो जाटों ने मुगल औरतें ले ली और उनको अपने घर में डाल लिया, और 2 दिन 4 दिन बाद की भैंस दू गोबर उठा, मुगल शहजादी को इसमें लगाया। तो जाटों की धरती है ये, मुगलों की धरती नहीं है। उन्होंने जो हमारे साथ किया था उसका जवाब देंगे हम, जब हमारे बस का होगा तब देंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो ये जो राष्ट्रवादी दल है उनको भी समझना चाहिए कि ये धरती किसकी है। प्रशांत इस धरती के उत्तराधिकारी हैं, सौम्य इस धरती के उत्तराधिकारी है, विनय कृष्ण इस धरती के उत्तराधिकारी है, और इनका जिसने भी रोवाया दुखाया, जब मौका निकलेगा इसको काट डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यही इस राष्ट्र के जिजीविषा का, इस राष्ट्र के विकसित होने का, इस राष्ट्र के तेजस्वी होने का पथ है, मार्ग है। सुफेल जी, जैसा कि हमें उम्मीद थी आप समाधान देंगे, आपने समाधान दिया और स्पष्ट समाधान दिया। और लोगों को समझने की बात है कि क्या करना है, किसके साथ करना है और कब करना है। खैर, हमारा जो आज का डिस्कोर्स था वो थोड़ा डाइवर्ट भी हुआ। हम जो डाइवर्टेड डिस्कोर्स था इस पर फिर से चर्चा करेंगे, आपको हम फिर से चाहेंगे निकट भविष्य में। और आज के लिए हम अपना जो टॉक है इसको यहाँ पे रोकते हैं। प्रशांत जी और सुफेल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद संवाद फोरम आने के लिए। फिर मिलते हैं, दर्शकों को भी धन्यवाद।